हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एग्रोनॉमी के वीडियो के बाद मैं सॉइल साइंस का नया वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें भी 9 क्वेश्चन होंगे। इसके पहले हम एग्रोनॉमी के 9 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किए थे, जिसको आप सभी लोगों ने लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको आयोग से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, उससे संबंधित जितने भी वीडियो पढ़े वो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हमने आपसे बताया था कि अगर हमारे वीडियो पर 200 लाइक मिलेंगे तो हम अगला वीडियो बनाएंगे, और 200 लाइक हमारे वीडियो को मिले भी, तो इसीलिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोगों से फिर से मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो पर भी हमारे 200 या 200 से अधिक लाइक मिलेंगे, और जैसे इस पे 200 से अधिक लाइक हो जाएंगे, उसके बाद हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ये जो 9 क्वेश्चन हम सॉइल साइंस का लेकर आए हैं, ये आयोग में बार बार पूछे गए क्वेश्चनों पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखने में ये 9 क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे तो सामने निकल के आएगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। और चलो देखते हैं, जिसमें हमारा जो आज का क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन हमने हिंदी में लिखा है, तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं, वो बिल्कुल नहीं घबराएं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर इंग्लिश में भी हम डिस्कशन करेंगे और हर ऑप्शन का भी इंग्लिश में हम बात करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के, इसमें निर्माण की बात पूछी गई है कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो आप लोगों को, सभी लोगों को मालूम होगा कि सॉइल फॉर्मेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने? 2 फैक्टर होते हैं। एक एक्टिव फैक्टर होता है और दूसरा पैसिव फैक्टर होता है। दूसरा कौन सा होता है? पैसिव फैक्टर। तो जो एक्टिव फैक्टर और पैसिव फैक्टर हैं, इनको पुनः एक्टिव फैक्टर को 2 भागों में और पैसिव फैक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मृदा, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए कि मृदा निर्माण में कितने कारक भाग लेते हैं, तो मृदा निर्माण में जो कारकों की संख्या होती है, कितने होते हैं? 5 कारक भाग लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मृदा निर्माण में कितने कारक भाग लेते हैं, तो 5 होते हैं। इन 5 कारकों में 2 कारक ऐसे हैं जो एक्टिव होते हैं और 3 कारक ऐसे हैं जो पैसिव होते हैं। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है जलवायु एवं जीवमंडल। मीन्स जलवायु का मतलब क्लाइमेट एंड जीवमंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर। जीवमंडल, बायोस्फीयर। दूसरा है पैतृक पदार्थ, इसको हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं, एंड क्लाइमेट। तीसरा फिर से पैतृक पदार्थ एंड उच्चावच आप लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रिलीफ। उसके बाद उपयुक्त सभी है। तो इसमें आपको देखें तो जो एक्टिव फैक्टर के अंतर्गत आता है, अगर हम लोग बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन का एक्टिव फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आपको एक फंडा याद रखना होगा, ए, सी और ओ। अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग में 3 ही शब्द लिखेंगे, ए, सी, ओ। ए का मतलब होता है एक्टिव फैक्टर, ध्यान से इसको देखेंगे। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे। प्रत्येक जितने भी हम बिंदु यहाँ पे बोल रहे हैं, सभी बिंदुओं को आप लोग ध्यान से देखें, और देखने के साथ साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे, और जो आपका एजुकेशनल ग्रुप है उसमें जरूर शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमें व्यू मिले और लाइक। और अगर हमारे वीडियो पे आप चैनल पर नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इधर हम लोग ध्यान देते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के एक्टिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फंडे से हम लोग देखते हैं। आपको लिखना है अकॉर्डिंग, जो अकॉर्डिंग लिखा जाता है ना, अकॉर्डिंग में ए, सी, ओ ही लिखना है। ए मीन्स क्या हो गया? एक्टिव हो गया। सी मीन्स हो गया क्लाइमेट, और ओ मीन्स हो गया ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे बायोस्फीयर बोला गया है। क्या बोला गया है? बायोस्फीयर। तो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं या बायोस्फीयर कह सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या था कि मृदा निर्माण के सक्रिय कारक कौन कौन से हैं। तो सक्रिय कारक जो होते हैं क्लाइमेट होते हैं और बायोस्फीयर होता है। ओके, अब यहीं पे बात आती है कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं, पैसिव। तो पैसिव फैक्टर में क्या होंगे? जैसे यहाँ पे पेरेंट मटेरियल लिखा हुआ, तो पेरेंट मटेरियल किसके अंतर्गत आ जाएगा? पैसिव फैक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। टोपोग्राफी या रिलीफ एक इसमें आ जाएगा, पैसिव फैक्टर में आ जाएगा। और उसके साथ साथ में एक है टाइम। आप लोगों को मालूम है, जो मृदा होती है, मृदा के जो गुण होते हैं वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो टाइम भी एक प्रकार का सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है, जो कि पैसिव फैक्टर है। तो हमें पूरा विश्वास है क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा।
अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कौन सी हरी खाद की फसल है जिसके तने में जीवाणु आप लोग जानते होंगे बैक्टीरिया, जीवाणु की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिसके तने में पाई जाती है। कहां पे? तने में जीवाणु की ग्रंथियां पाई जाती हैं। आप लोग जानते होंगे जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम स्पीसीज, राइजोबियम के बहुत 7 स्पीसीज हैं, उनके जीवाणु होते हैं। वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्शन करते हैं, लेकिन वो जड़ में करते हैं, तने में नहीं करते हैं। लेकिन एक सस्पेनिया की एक स्पीसीज है, सस्पेनिया रोस्टाटा, एक ऐसी स्पीसीज है जिसके जड़ में तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया तो पाए जाते हैं, उसके साथ साथ उसके तने में भी नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि तनों में भी क्या बना लेते हैं? ग्रंथियां बना लेते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को दूसरे समय से क्या पूछाता है? क्वेश्चन पूछाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप हैव बोथ नाइट्रोजन फिक्सेशन सिस्टम। तो बोथ का मतलब स्टेम में भी और रूट में भी, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सस्पेनिया रोस्टाटा हो जाएगा। देखिए सस्पेनिया अकुलियाटा क्या है? ये भी एक प्रकार के ढैंचे की प्रजाति है, ढैंचे की प्रजाति है जो कि केवल जड़ों में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखता है, या फिर अगर जहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगी वहीं पर इनकी गांठें बनाएंगी। एक क्वेश्चन पूछाता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये राइजोबियम के ही गांठ है? तो जो राइजोबियम की गांठें होंगी वो ब्लैक कलर की नहीं होंगी, बल्कि किस कलर की होंगी? पिंक कलर की होंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक और है कि ढैंचे की बात यहाँ पे चलिए, जो यहाँ पे है ढैंचा आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश आयोग है तो अपना क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ तो जरूर रखेगा। तो ढैंचा एक ऐसा हरी खाद की फसल है जिसको उत्तर प्रदेश में सर्वोत्तम मानी जाती है। किसके लिए? सैलाइन सॉइल में खेती करने के लिए ढैंचे को। और ढैंचे का जो बीज दर है वो आप लोगों को मालूम है, लगभग 60 kg पर हेक्टेयर इसका बीज दर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ढैंचे को हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट किस स्टेज पे करेंगे? तो बुआई के 40 से 45 दिन के बाद, बिफोर फ्लावरिंग होने के पहले। अगर जैसे आपको लगता है कि आप किसान हो तो आपको ढैंचे की आपने खेती किया हरी खाद के रूप में, तो फ्लावरिंग आने के पहले आपको इससे लगता है कि फ्लावरिंग आने वाली है, उसी समय हम क्या करेंगे? उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उस समय क्या होगा? तो समय जो पूछाता है वो 40 से 45 दिन की बात करते हैं। तो मुझे यकीन हो गया कि क्वेश्चन नंबर 2 आपके पूरी तरह से समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हाल ही में आए हैं, जो वीडियो को अभी देखना चालू किए हैं, तो क्या करेंगे? वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, जिससे देखिए आप जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं यही हमारा ऊर्जा है। अगर आप इसको नहीं करेंगे फिर मैं वही कहूंगा कभी वीडियो तो बनाते हैं लेकिन उस पर लाइक नहीं मिलता, शेयर नहीं मिलता, सब्सक्राइब नहीं मिलता, तो इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से नए नए वीडियो लाते रहें और आपके आयोग का जो पेपर है उसको अच्छे से बनाए, तो इसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इतना करना है और कुछ नहीं करना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तत्व जो अम्लीय मृदाओं में पौधों के लिए प्रायः कम उपलब्ध होते हैं। अब देखिए बात है कि अम्लीय और क्षारीय का मतलब अगर हम करते हैं तो हम सॉइल के पीएच को देखते हैं। किसको देखते हैं? सॉइल को, पीएच को। देखिए किसी भी पोषक तत्व की जो उपलब्धता होती है वह डायरेक्टली उस सॉइल के पीएच पर निर्भर करती है। बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो एसिडिक कंडीशन, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं पौधों के लिए। बहुत सारे सॉइल के पौधे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल पीएच पर क्या होंगे? अवेलेबल होते हैं पौधे के लिए। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइटली सैलाइन सॉइल प्रेफर करते हैं फॉर दी अवेलेबिलिटी टू प्लांट। तो इस तरह से होते हैं। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अभी ग्रहण कर लेंगे तो भविष्य में आप ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आए, आसानी से कर लेंगे। देखिए जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सभी जो है एसिडिक कंडीशन को प्रिफर करते हैं। एसिडिक कंडीशन का मतलब ये नहीं कि पीएच 4 हो जाए, 3 हो जाए। एसिडिक कंडीशन का मतलब स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। पीएच 5.6 से 6.5 के आसपास अगर है तो उसमें सबसे ज्यादा जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन वहां पे एक बात आती है कि मॉलिब्डेनम भी एक माइक्रो एलिमेंट्स है। एक्चुअली मॉलिब्डेनम को हम क्या करते हैं? मॉलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखा गया है। लेकिन मॉलिब्डेनम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हुए भी क्या करता है? जो एसिडिक कंडीशन हो जाती है उसमें उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिब्डेनम जो है 9 pH पर, कितने? 9 pH पर सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। इसलिए इसमें जो है हम देखेंगे जो मॉलिब्डेनम होगा वो क्या होगा? अम्लीय मृदा में पौधों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, एक बात हुई। इसके अलावा जिंक है, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि एसिडिक सॉइल में भी अवेलेबल होगा।
मैग्नीज है, ये भी क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में होगा। आयरन है, ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये भी एसिडिक कंडीशन में अवेलेबल होगा। अब देखिए जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, बहुत बड़ी बात है सॉरी। एसिडिक सॉइल में क्या होता है, टोटल फास्फोरस की जो फिक्सेशन होता है, टोटल फास्फोरस फिक्सेशन इंक्रीज हो जाता है। टोटल फास्फोरस फिक्सेशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी फास्फोरस की क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। फास्फोरस की अवेलेबिलिटी क्या होगी, एसिडिक सॉइल में डिक्रीज होगी। फास्फोरस सबसे अधिक मात्रा में 6.7 से 7.3 पीएच पर उपलब्ध होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्फोरस की उपलब्धता किस पीएच पर सर्वाधिक होती है, तो 6 इसको आप फिर से देख लेंगे 6.5 to 7.3, ठीक है। 6.5 से 7.3 पीएच पर फास्फोरस सबसे ज्यादा पौधों के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ साथ में नाइट्रोजन है, ये भी लगभग न्यूट्रल कंडीशन को प्रिफर करता है। पोटास है, ये भी नाइट्रोजन न्यूट्रल कंडीशन को क्या करता है, प्रिफर करता है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, मेजर न्यूट्रिएंट्स थे, उनका पीएच से क्या संबंध है यहाँ पर देख लिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन जो हमने लिए थे शुरू में, ये आपके सबके समझ में आ गए होंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है, 4 नंबर क्वेश्चन है, पादपों के लिए कुल कार्यात्मक पोषक तत्व। देखिए बच्चे, होता क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगते बहुत सरल है, लेकिन वो बच्चे गलत करके चले आते हैं, जिससे वो कंपटीशन में बने रहने की संभावना अपनी खो देते हैं। और कंपटीशन में आप लोग जानते हैं कि जहां पे 50,000, 75,000, 1 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उसकी वजह से कम 2,000, 3,000 जो है रैंक आगे या पीछे हो जाती है। तो इस तरह से आप इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को, पादपों के लिए कुल कार्यात्मक तत्वों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 17, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 21 और डी ऑप्शन है 60। देखिए बात यह है कि एक उन्होंने रेड्डी एंड रेड्डी साहब ने क्या लिखा है कि पोषक जो पौधे होते हैं, पौधों के टिश्यू जो होते हैं ऊतक, उनको बनने के लिए कुल 60 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप इसके टिश्यू का अध्ययन करें तो टिश्यू में आप देखेंगे कि लगभग 60 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या वो सभी इसेंशियल हैं, क्या सभी कार्यात्मक हैं? नहीं, सभी इसेंशियल भी नहीं है, सभी कार्यात्मक भी नहीं है। अब देखिए इसेंशियल कितने हैं आप लोगों को मालूम है। अर्नान और स्टाउट ने 1939 में ये बताया था कि पौधों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व क्या है, आवश्यक है। कितने? 16 एलिमेंट्स क्या है, इसेंशियल है। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे पीएच ब्राउन, फिर से आप नाम सुन लीजिए उनका, पीएच ब्राउन। इन्होंने निकिल को मक्के में, किसमें, अगर पौधा पूछा जाए कौन सा मक्का था, मक्का, कौन सा पौधा था, मक्का। और किसको, निकिल को पौधे में इन्होंने क्या बताया, आवश्यक बताया, इसेंशियल बताया। तो कब बताया? 1987 में, 1987 में। कब? 1987 में। किस एलिमेंट को? निकिल को। किस क्रॉप में? मेज में। तो इस तरह से 17वां एलिमेंट्स आ गया। अभी तो 16 ही थे, अर्नान और स्टाउट ने कितना दिया था, 16। तो 17वां एलिमेंट जो है पीएच ब्राउन ने दिया 1987 में। इसलिए टोटल इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए 17। लेकिन यहां पर इसेंशियल की बात नहीं कर रहा है, यहां पर कार्यात्मक की बात कर रहा है, या जिसको हम कहते हैं फंक्शनल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फंक्शनल की बात कर रहा है। तो अगर हम फंक्शनल की बात करते हैं तो देखिए भाई, अगर कोई किसी के लिए इसेंशियल होगा तो सबसे पहले उसके लिए वो कार्यात्मक होगा, कोई ना कोई कार्य करेगा तभी तो उसके लिए आवश्यक होगा। समझ बात आई? तो जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स हैं सब क्या है, सभी कार्यात्मक होंगे। कार्यात्मक होने के साथ साथ तो इसेंशियल भी हैं, मतलब ऐसा कार्य करते हैं कि उनके बिना उपलब्धता के पौधे की जो लाइफ साइकिल वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो काम करने के साथ साथ वो आवश्यक भी हो गए। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कार्य करते हैं, उनका कुछ ना कुछ कार्य पौधों के अंदर देखा गया है, लेकिन वो इसेंशियल नहीं है। अगर वो होते हैं तब भी पौधा अपना वृद्धि विकास करेगा, प्रोडक्शन करेगा, सब कुछ करेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर है तो वो उनके लिए कोई ना कोई कार्य करेगा, तो उनको हम फंक्शनल कहते हैं, इसेंशियल नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स हो गए कितने? 4A हो गए और 17A, तो 17 4 कितने हो गए? 21। तो टोटल नंबर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो उनकी संख्या हो जाती है 21। ओके, तो मुझे पूरा विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में मृदा क्षरित, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, भूमियों का क्षेत्रफल कितना है ना। कह रहा है कि भारत में ऐसी भूमियां कितनी है, ऐसे लैंड्स कितने हैं जिनपे सॉइल इरोजन होता है, मृदा क्षरण होता है। आप लोग जानते होंगे सॉइल डे मनाया गया 2019 में, उसमें लिखा गया स्टॉप सॉइल इरोजन, स्टॉप
सॉइल इरोजन एंड सेव आवर फ्यूचर। हम अगर अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो सॉइल इरोजन को क्या करेंगे, पूरी तरह से कम नहीं करना है, स्टॉप करना है। तो वही बात यहाँ पर आ गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आयोग में, क्योंकि ये समस्या तो वही है। अब आयोग वहीं से क्वेश्चन उठाता है जहां पर उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए, भारत के लिए कोई ना कोई समस्या है, उसको जागरूक करने के लिए। तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए, तो भारत में मृदा क्षेत्र भूमियों की जो क्षेत्रफल है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 148, 2 है 13 मिलियन हेक्टेयर और 3 है 161 मिलियन हेक्टेयर और ऑप्शन नंबर डी है 53 मिलियन हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो राउंड फिगर में 161 मिलियन हेक्टेयर। एक्चुअली ये जो वैल्यू है 161.8 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन यहाँ पे राउंड फिगर में लिखा गया है 161 मिलियन हेक्टेयर टोटल इरोडेड सॉइल ऑफ कंट्री। ओके, टोटल इरोडेड सॉइल ऑफ कंट्री। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन लिखा है 148 मिलियन हेक्टेयर। ये जो 148 मिलियन हेक्टेयर लिखा है ये वाटर इरोजन द्वारा प्रभावित है। किसके द्वारा? वाटर इरोजन के द्वारा प्रभावित है। ये जो 13 मिलियन हेक्टेयर लिखा है ये विंड इरोजन के द्वारा प्रभावित है। किसके द्वारा? विंड इरोजन। आपको मालूम है विंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विंड इरोजन कॉमनली किस क्षेत्र में होता है? तो जहां पर एरिड और सेमी एरिड जोन होता है वहां पर हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं और अपने साथ साथ जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो क्या करती हैं, गैदर करती हैं और कहीं दूर ले जाकर छोड़ देती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं विंड इरोजन या हवा क्षेत्र में राय। तो इस तरह से है, ये आप याद रखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन नंबर इसमें डी लिखा हुआ है 53 मिलियन हेक्टेयर। एक्चुअली 53 मिलियन हेक्टेयर पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक हमारी संस्था है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, उन्होंने टोटल डिग्रेडेड लैंड रिपोर्ट किया है। भारत में कितना है? 53 मिलियन हेक्टेयर। तो मुझे पूरा विश्वास है ये आपके समझ में आ गया होगा। हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन है। भारत में नहीं, वैसे आपको बताना है कि फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के फादर कौन है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं बताते तो मैं खुद आपको कमेंट करके बताऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो भी हमारे दोस्त और प्यारे मित्र और छात्र जो वीडियो को देख रहे हैं पहले लाइक करेंगे फिर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मृदा गण की संख्या है। मृदा गण आप लोग जानते होंगे, सॉइल ऑर्डर मृदा गण। तो मृदा गण की अगर हम लोग बात करें, आप लोग जानते होंगे 1964 में 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किया गया। ये जो 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किया गया, इसका नाम 7th क्यों पड़ा? इसके पहले 6 बार वर्गीकरण किया गया लेकिन वो वर्गीकरण सही नहीं हुआ, 7वीं बार सही हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहें? 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन। तो जो 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन किया गया था उसमें कुल 10 ऑर्डर बनाए गए थे। कितने? 10। लेकिन बाद में 2 ऑर्डर और जोड़े गए, बाद में 2 ऑर्डर और जोड़े गए, इसलिए कुल ऑर्डरों की संख्या कितनी हो गई? 12। कुल ऑर्डरों की संख्या कितनी हो गई? 12। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन के अनुसार कितने ऑर्डर हैं, तो अभी इस समय वर्तमान में कितने ऑर्डर हैं? 12 हैं। 12 ऑर्डर हैं, 12 गण है मृदा की। और उसके बाद सब ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, उपगण सब ऑर्डर की बात करें तो वो है, पहले 53 थी लेकिन अभी जो है पहले 56 थी, अभी जो है 13 और जोड़े गए तो अब हो गए 69। टोटल सब ऑर्डर कितने हो गए? 69। ये जो लिखा गया है ग्रेड ग्रुप लिखा गया है। ग्रेड ग्रुप की अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाए कि कुल ग्रेड ग्रुप कितने हैं, तो 319 है। 8000 फैमिलीज है। ये जो 8000 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ फैमिली है 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन के, और 19,000 सीरीज है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनता है। लोवेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, तो जो सॉइल वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? सीरीज है। सॉइल क्लासिफिकेशन सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सीरीज है। और सॉइल वर्गीकरण की, मृदा वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो वो है गण, या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। तो मुझे पूरा विश्वास है तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो फर्टिलाइजर से है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन करा के डीएपी में पी का प्रतिशत मात्रा है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको 46% लगा देंगे, लेकिन 46% गलत है। इसमें P2O5 की मात्रा नहीं, क्योंकि जो डीएपी है, डीएपी के जो बैग होते हैं, डीएपी के बैग में लिखा रहता है P2O5 लिखा रहता है 46%, लेकिन यहाँ पे P2O5 नहीं, यहाँ पे एलिमेंटल फास्फोरस की बात कर रहा है, ऑक्सीडाइज्ड फास्फोरस की बात नहीं कर रहा है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है डीएपी में। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20%। तो इसको आप याद रखेंगे। एक्चुअली डीएपी में ये जो 46% है, 46% P2O5 होता है। क्या होता है? P2O5, 20% P होता है। नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है 18% डीएपी में होता है।
यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन रखा हुआ है 25%। एक्चुअली 25% आप लोग जो जानते होंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको हम किसान खाद कहते हैं या सोना खाद कहते हैं, जिसको हम कैन खाद भी कहते हैं। इसमें जो है नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितना है, 25% है। और आपको मैं बताऊं एक किसान खाद के बारे में, किसान खाद एक फर्टिलाइजर है और दूसरी चीज है कि एक ऐसी फर्टिलाइजर है जिसको हम किसी भी भूमि में डालें ना तो इसका क्षारीय प्रभाव पड़ता है ना ही इसका अम्लीय प्रभाव पड़ता है भूमि पर, मतलब ये उदासीन नेचर का होता है। कैसा फर्टिलाइजर है, यह उदासीन मतलब न्यूट्रल फर्टिलाइजर है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, देखिए जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ सामने, ये सब क्वेश्चन आयोग में पूछे गए हैं। और आयोग में कुछ क्वेश्चन ऐसे 1-2 क्वेश्चन है जो कि आयोग में नहीं पूछे गए, लेकिन आयोग का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस से हमने क्वेश्चन उठाया है और बनाया है, और उसको आप देखेंगे तो क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हमने बताया ना कि इसका हम सभी क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो देखिए बात क्या है कि निम्न में किस पोषक तत्व की कमी से, कह रहा कि किस पोषक तत्व की कमी से पौधे की नई पत्ती, ये देखिए ध्यान से देने वाली बात है कि वो पौधे के नई पत्ती की बात कर रहा है। ये हो गया ओल्ड लीफ, ये हो गया मिडल लीफ, और ये कौन सी हो गई, न्यू पत्ती हो गई। तो पौधे की न्यू पत्तियों में कह रहा है कि किस निम्न में किस पोषक तत्व की कमी से पौधे की नई पत्तियों की मुख्य सिरा को छोड़कर शेष भाग पीली हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्रिंसिपल बेन्स जो होती हैं उनको छोड़कर और पत्ती का शेष भाग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम देखें किसकी कमी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आयरन हो जाएगा। कैसे, आयरन की डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है कि ओनली प्रिंसिपल वेन ऑफ लीफ इज रिमेन ग्रीन एंड अदर पोर्शन ऑफ द लीफ इज टर्न येलोइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरन। अगर क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पे मुख्य सिरा है, आपको किस तरह से इसको बाहर निकालना कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। एक तो इसमें मुख्य सिरा है, मुख्य सिरा पीली हो रही है और नई पत्ती है, तो ये बात है कि ना आयरन, कॉपर, एमन, इनकी सबकी कमी का जो लक्षण होता है वो नई पत्ती पर होता है। यहाँ पर एक Mg दिया हुआ है, Mg की कमी से भी क्लोरोसिस होता है। आपको मालूम होगा Mg की कमी से भी क्या होता है, क्लोरोसिस होता है। लेकिन ये जो क्लोरोसिस होता है ये ओल्ड लीफ में होगा। कहां पे होगा, ओल्ड लीफ में। तो ओल्ड लीफ में होगा, यहाँ पे नई लीफ की बात कर रहा है, तो इसलिए ये Mg गलत हो गया। एमन में क्या है, एमन की जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होता है वो क्या होता है, Mg के समान होता है। लेकिन जो कॉपर की डिफिशियंसी सिम्टम, जो आयरन की डिफिशियंसी होती है, उसमें आप याद रखेंगे सारी पत्ती पीली नहीं पड़ती। पत्तियों के जो मेन्स प्रिंसिपल वेन होंगे वो ग्रीन रहेंगे और शेष भाग क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों के जितने भी हमने क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया, आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तराई मृदा नहीं पाई जाती। देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है वहां पे लिखा रहता नहीं, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इसमें देखिए लिखा है बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आगरा। तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर ये जो है तराई क्षेत्र में पाए जाने वाले जिले हैं और इनमें जो है तराई मृदाएं पाई जाएंगी। तराई मृदाएं जो है आपको मालूम है एक पतली पट्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और यहाँ देवरिया तक सीधे लगी हुई है, वहां तक पाई जाती है। लेकिन ये जो आगरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आगरा आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे ताजमहल भी है। आगरा में अरावली सॉइल पाई जाती है। कौन सी, अरावली। आ से आगरा, आ से अरावली। तो आगरा में कौन सी सॉइल पाई जाती है, अरावली सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो आगरा में अरावली सॉइल पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा था, अरावली सॉइल और उत्तर प्रदेश के किसी जिले में नहीं पाई जाती। अरावली सॉइल कहां पाई जाएगी, क्योंकि वहां पे अरावली की पहाड़ियां हैं, हमें लगता है इसीलिए ऐसा है। वहां पे अरावली सॉइल पाई जाती है और विंध्याचल सॉइल आपके मिर्जापुर क्षेत्र की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पे आप इतना याद रखेंगे, जो तराई मृदाएं हैं वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर इन जिलों में पाई जाती है। लेकिन आगरा एक ऐसा जिला है जहां पर अरावली मिट्टी पाई जाती है, तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन था वो कंप्लीट हुआ। एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वीडियो को आप और अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए
और अगर आप 200 लाइक हमारा कंप्लीट करते हैं, अगर कल कंप्लीट कर दिए तो कल मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा और वो एग्रोनॉमी का होगा। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। एक कमेंट करके आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है। आज के लिए इसमें बस इतना ही, धन्यवाद।